15 जून मंगलवार। सभी सुनने वालों को संदीप सोनी का नमस्कार। नेटो देशों ने चीन को बताया खतरा, तो चीन ने भी दिया सख्त जवाब में चीन ने कहा है कि उसकी सुरक्षा नीति रक्षात्मक प्रकृति की है और उसने नेटो से निवेदन किया है कि वो बातचीत को बढ़ाने में अपनी ऊर्जा खर्च करे। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजा के बीच सियासी जंग और तेज हुई। क्या पश्चिम बंगाल में 24 विधायकों की गैर हाजिरी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष पहले से ही दावा करते रहे हैं कि बीजेपी के 30-35 विधायक और सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के मुकाबले भारत सरकार ने वैक्सीन कंपनियों की मदद पर कितना खर्च किया, बताएंगे सब आपको विस्तार से, लेकिन पहले मुख्य समाचार। बीबीसी समाचार। गलवान घाटी में हुए संघर्ष की पहली बरसी पर भारतीय सेना ने कहा है कि सबसे दुर्गम ऊंचाई वाले इलाके में लड़ते हुए जान देने वाले सैनिकों का सर्वोच्च बलिदान देश की यादों में अनंत काल तक बना रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी मारे गए सैनिकों को याद करते हुए एक बयान जारी करके कहा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार से गुजारिश करती है कि वो देश को भरोसे में लें और ये तय करें कि उनके उठाए कदम उन सैनिकों से किए गए वादों के मुताबिक हों जो बहादुरी और दृढ़ता के साथ सीमा पर डटे हुए हैं। लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में बीते साल 15 जून को चीन की सेना के साथ हुए संघर्ष में भारतीय सेना के 20 सैनिक मारे गए थे। इसी साल फरवरी में चीन ने पहली बार बताया था कि संघर्ष में उसके भी 5 सैनिक मारे गए थे। दोनों देशों के बीच करीब 5 दशक में पहली बार ऐसा संघर्ष हुआ था। उसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। मामले को सुलझाने के लिए दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की कई बैठकें हो चुकी हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने सऊदी अरब के टीवी चैनल अल अरबिया को दिए विशेष साक्षात्कार में सऊदी अरब और ईरान को भाई और पड़ोसी के तौर पर बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच तमाम असहमतियों के बावजूद ऐसी कई समानताएं हैं जिससे दोनों देश एकजुट होकर रह सकते हैं। अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब और ईरान के बीच किसी भी तरह की होड़ दोनों पक्षों के लिए अहितकर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान और सऊदी अरब को एकजुट होकर काम करना चाहिए। महमूद अहमदीनेजाद ने यूरोपीय संघ की तरह एक क्षेत्रीय संघ की स्थापना का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतें इस क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हैं। महमूद अहमदीनेजाद ने ईरान में एक बार फिर चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किया है, लेकिन देश की गार्जियन काउंसिल ने उन्हें इसके लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से पहले उन्हें एक काबिल विरोधी बताया है। पुतिन और बाइडेन के बीच 16 जून को जिनेवा में मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वे पुतिन के साथ मिलकर उन क्षेत्रों पर काम करने को लेकर आशान्वित हैं जिससे होकर दोनों देशों को फायदा हो। बेल्जियम में नेटो शिखर सम्मेलन में पुतिन के साथ अपनी पुरानी मुलाकातों का उल्लेख करते हुए बाइडेन ने कहा कि रूसी नेता पुतिन तेज तर्रार, सख्त और एक योग्य विरोधी रहे हैं। अमेरिका और रूस के संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण हैं। दोनों देश मानते हैं कि उनके आपसी संबंध अब तक के सबसे खराब दौर में हैं। कोरोना महामारी की वजह से भारत के मुसलमान इस साल हज यात्रा नहीं कर पाएंगे। सऊदी अरब ने इस बार विदेशियों के लिए हज यात्रा को रद्द कर दिया है। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि इस साल हज के लिए जो आवेदन मिले थे उन्हें रद्द करने का फैसला किया गया है। इस बार सिर्फ सऊदी अरब के लोगों को ही हज यात्रा की इजाज़त मिली है। हज करने वाले लोगों की संख्या भी तय कर दी गई है। इस साल केवल 1442 लोगों को ही हज करने की अनुमति दी गई है। बीबीसी समाचार। दिन भर सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ और कार्यक्रम की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबर से। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो दुनिया का सबसे ताकतवर क्षेत्रीय रक्षा गठबंधन है। साल 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वामपंथी विस्तार के खतरे का सामना करने के लिए नेटो का गठन किया गया था। शुरुआत में इसके 12 सदस्य थे जो अब बढ़ते बढ़ते 30 हो चुके हैं।
नेटो के बारे में ये जानकारी मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ब्रसेल्स में हुई नेटो देशों के नेताओं की बैठक में चीन को खतरा बताया गया है। चीन ने अब इसका सख्त जवाब भी दिया है। bbchindi.com की रिपोर्ट सुनिए मानसी दास से। ब्रसेल्स में नेटो देशों के नेताओं की बैठक में चीन को खतरा बताए जाने के बाद चीन ने नेटो पर उसे बदनाम करने का आरोप लगाया है। इससे पहले नेटो में शामिल नेताओं ने चीन को एक व्यवस्थागत चुनौती बताया था। नेटो ने कहा था कि चीन के परमाणु हथियार बढ़ाने समेत सभी काम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए खतरा हैं। ये पहली बार था जब नेटो ने चीन को अपने एजेंडे के केंद्र में रखा था। जवाब में चीन ने कहा है कि उसकी सुरक्षा नीति रक्षात्मक प्रकृति की है और उसने नेटो से निवेदन किया है कि वो बातचीत को बढ़ाने में अपनी ऊर्जा खर्च करे। यूरोपीय संघ में चीन के मिशन ने बयान जारी कर कहा है कि हमारा रक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण को बढ़ाना उचित, खुला और पारदर्शी रवैया है। इसमें कहा गया है कि नेटो को चाहिए कि वो चीन के विकास को तर्कसंगत ढंग से देखे और गुटीय राजनीति में हेरफेर करने, टकराव पैदा करने और भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए चीन के वैध हितों और अधिकारों का बहाना न बनाए। चीन का ये बयान ब्रसेल्स में हुए नेटो के एक दिवसीय सम्मेलन के बाद सामने आया है। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ये नेटो की पहली बैठक थी। नेटो 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है जो रूस को मुख्य खतरे के तौर पर देखता आया है। बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात बुधवार को जिनीवा में होनी है। लेकिन असल सवाल ये है कि नेटो चीन पर फोकस क्यों कर रहा है। नेटो शिखर सम्मेलन के बयान में कहा गया है कि चीन की महत्वाकांक्षाएं और हठधर्मिता दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर आधारित व्यवस्था के सामने चुनौती पेश करती हैं। बयान में कहा गया है कि नेटो चीन के व्यवहार में पारदर्शिता की कमी और दुष्प्रचार के इस्तेमाल से चिंतित है। नेटो प्रमुख जेंस स्टोल्टनबर्ग ने पत्रकारों से कहा कि हम शीत युद्ध में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। चीन हमारा विरोधी या दुश्मन नहीं है। नेटो को एक गठबंधन के रूप में चीन के ताकतवर होने से आ रही चुनौतियों का भी सामना करना है। चीन दुनिया की प्रमुख सैन्य और आर्थिक शक्ति है जिसकी राजनीति रोजमर्रा की जिंदगी और समाज पर सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की मजबूत पकड़ है। चीन के पास इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी सेना है जिसमें करीब 20 लाख सैनिक सक्रिय ड्यूटी पर हैं। नेटो चीन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं को लेकर लगातार फिक्रमंद होता जा रहा है। ये संगठन चीन की ताकत को अपने सदस्य मुल्कों की सुरक्षा और उनके लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरे के तौर पर देखता है। हाल के सालों में नेटो चीन की अफ्रीका में बढ़ती गतिविधियों से भी चिंतित रहा है। चीन ने अफ्रीका में सैन्य ठिकाने भी बनाए हैं। रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। भारत में 21 जून से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को सरकार फ्री वैक्सीन मुहैया कराएगी, ये बात आप जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिनों जब ये घोषणा की उसी समय उन्होंने कहा कि भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से मदद की है। वैक्सीन निर्माताओं को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी फंड दिया गया है। बीबीसी ने इस दावे की पड़ताल की है, साथ ही ये भी समझने की कोशिश की है कि भारत ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए रिसर्च पर कितना खर्च किया है और अमेरिका ब्रिटेन के मुकाबले भारत इस मामले में कहाँ ठहरता है। बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे की रिपोर्ट सुनिए प्रज्ञा सिंह से। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के दावे की करते हैं जिसमें उन्होंने भारतीय वैक्सीन निर्माताओं को रिसर्च डेवलपमेंट के लिए करोड़ों रुपए देने की बात कही है। इस साल मई की शुरुआत में केंद्र सरकार ने 218 पेज का हलफनामा दायर कर खुद सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र की ओर से कोरोना की वैक्सीन के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 1 रुपया भी फंड के तौर पर नहीं दिया गया है। हालांकि दोनों वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के लिए जरूरी सरकारी मदद दी गई है। कोविशील्ड वैक्सीन दरअसल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटानी स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का भारतीय वर्जन है। इस वैक्सीन का उत्पादन भारत में पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है। सरकारी दस्तावेज कहते हैं कि इस वैक्सीन की 1600 लोगों पर की गई ब्रीजिंग स्टडी को आईसीएमआर ने सपोर्ट किया था। इसके अलावा आईसीएमआर ने कोविशील्ड के इम्यून रिस्पांस की स्टडी की थी। कुल मिलाकर जो खर्च कोविशील्ड पर किया गया था
वो थी 11 करोड़ रुपए। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट को भी कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है। ICMR और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPE मॉडल के तहत तैयार किया है। ICMR और भारत बायोटेक के बीच हुए समझौते में ये तय किया गया है कि वैक्सीन की नेट बिक्री पर 5% की रॉयल्टी ICMR को जाएगी। ICMR ने भारत बायोटेक लिमिटेड को कोवैक्सीन बनाने के लिए कोई फंड या मदद नहीं दी, लेकिन इस वैक्सीन के तीनों क्लिनिकल ट्रायल का खर्च ICMR ने उठाया। इनमें 22 शहरों के 25,800 लोगों को शामिल किया गया था। वायरस के आइसोलेशन, बल्क प्रोडक्शन और कैरेक्टराइजेशन, प्री क्लिनिकल स्टडी और कोवैक्सीन कितनी प्रभावी है, इसके निर्धारण से जुड़े काम ICMR ने किए। कुल मिलाकर सरकार ने कोवैक्सीन पर करीब 35 करोड़ खर्च किए हैं। अमेरिका में कोरोना की वैक्सीन के लिए प्रशासन ने ऑपरेशन वार्प स्पीड चलाया। इसमें 1800 करोड़ अमेरिकी डॉलर का फंड वैक्सीन पर खर्च किया गया है। 16 अप्रैल को मॉडर्ना को अमेरिकी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की mRNA वैक्सीन को विकसित करने के काम में तेजी लाने के 43 करोड़ डॉलर का फंड दिया था। इसके बाद कंपनी को ट्रायल से लेकर प्रोडक्शन में अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलग अलग फंड मिलता रहा है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन यानी ब्रिटेन के सूचना के अधिकार के तहत ये जानकारी हासिल की कि जनवरी 2020 से ब्रिटेन के स्वास्थ्य विभाग ने इस वैक्सीन के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ 42 लाख पाउंड का फंड दिया है। कुल मिलाकर ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के रिसर्च में 97% तक फंड ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन की ओर से दिया गया है, लेकिन ये रकम कितनी है इसकी सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। एक अहम बात यह है कि भारत में खुद के रिसर्च से बनाई गई वैक्सीन सिर्फ कोवैक्सीन है, जिसे पूरी तरह से स्वदेशी कहा जा सकता है। लेकिन कोविशील्ड, जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है, वो भारत की तकनीक नहीं है, बल्कि ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की तकनीक से बनाई गई वैक्सीन है। भारत सरकार ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के ट्रायल पर अलग अलग स्टेज पर 46 करोड़ रुपए खर्च किए। अमेरिका और ब्रिटेन सरकार ने अपनी वैक्सीन पर जितना खर्च किया, उसके मुकाबले ये रकम काफी कम है। जानकारी दे रही थी प्रज्ञा सिंह। और अब बात बिहार की। बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा और भतीजा के बीच सियासी जंग और तीखी होती जा रही है। चाचा यानी कि पशुपति कुमार पारस के गुट ने मंगलवार को भतीजे यानी चिराग पासवान को पार्टी अध्यक्ष के पद से हटा दिया। पशुपति कुमार पारस एक दिन पहले ही पार्टी के संसदीय दल के नेता चुने गए थे, जिस पर लोकसभा से भी अधिसूचना जारी हो गई है। वहीं चिराग गुट ने भी मंगलवार को दूसरे पक्ष पर पलटवार किया है। चिराग पासवान के समर्थन वाले धड़े ने पार्टी के 5 सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चिराग पासवान यूं तो स्वयं को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते आए हैं, लेकिन संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह या कोई अन्य बीजेपी नेता चिराग के साथ खड़ा होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने चिराग पासवान की तुलना में उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस को ज़्यादा तवज्जो दी है? चिराग पासवान के साथ जो हुआ उसकी पृष्ठभूमि क्या है? BBC संवाददाता अनंत प्रकाश की रिपोर्ट सुनिए गुरप्रीत सैनी की जुबानी। बिहार की राजनीति में सोमवार को जो कुछ घटा है, उसकी असली शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव के साथ होती दिख रही है। चिराग ने बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ बेहद आक्रामकता के साथ चुनाव प्रचार किया। चुनाव के दौरान मोदी से कोई बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं जैसे जुमले उछाले गए। इस रुख का पार्टी के अंदर भी विरोध किया गया, लेकिन इसके बावजूद बिहार की सड़कों पर इन जुमलों के साथ पोस्टर देखे गए। इसके बाद चुनावी नतीजे आए और नीतीश कुमार की पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। वहीं चिराग को इतने आक्रामक रुख के बावजूद सिर्फ एक विधानसभा सीट मिली, लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर सत्ता में आए और सीएम बन गए। राजनीतिक पर्यवेक्षकों की माने तो इसके बाद वो सब शुरू हुआ जिसकी परिणति चिराग ने अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ने के रूप में दी। हालांकि जेडीयू के शीर्ष नेता केसी त्यागी इस बंटवारे में नीतीश कुमार की भूमिका होने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि अगर चिराग चुनाव में एनडीए से बाहर नहीं जाते तो क्या ये सब हो रहा होता जो कि अब हो रहा है। ऐसे में जो परिस्थिति आज पैदा हुई है, इसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं और इसमें जेडीयू की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन बिहार की राजनीति को समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार अमरनाथ तिवारी इस तर्क से सहमत नजर नहीं आते हैं। वो कहते हैं कि बिहार में जो भी नीतीश कुमार को जानता है, उसे पता है कि नीतीश जी
अपनी दुश्मनी भूलते नहीं हैं। अभी 2 महीने पहले एलजेपी के कुछ लोग टूटकर जेडीयू में गए थे, कुछ लोग आरजेडी में गए थे। उस समय से बातचीत चल रही थी। इस सबके बीच नीतीश कुमार की चुप्पी बता रही थी कि वो अंदर ही अंदर चिराग पासवान को लेकर विचार कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार की बात भी शुरू हो गई। चिराग अपने पिता के देहांत से खाली हुई कुर्सी पर दावा ठोकने वाले थे। वो कहते हैं कि ऐसे में नीतीश कुमार के पास एलजेपी को चोट पहुंचाने का अच्छा मौका मिल गया और नीतीश जी ने अपने विश्वास पात्र लल्लन सिंह को इस काम पर लगाया। उन्होंने रामविलास जी के भाई पशुपति नाथ पारस से मिलना शुरू किया। जेडीयू के अंदर नीतीश की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। उनके निर्देश के बिना कोई नेता एक शब्द भी नहीं कह सकता है। ऐसे में जब ये फूट पड़ गई तब नीतीश कुमार के दाएं हाथ आरसीपी सिंह ने बयान दिया कि जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। ये बयान बताता है कि पार्टी में इसे लेकर किस तरह का उत्साह है। लेकिन सवाल उठता है कि इस घटनाक्रम में बीजेपी की क्या भूमिका थी। इस सवाल पर तिवारी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि नीतीश जी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहा कि कुछ दिन के लिए चिराग के मसले को किनारे रखा जाए क्योंकि एक बड़ी घटना हो सकती है। बीजेपी का ये कहना था कि उन्हें इससे मतलब नहीं कि मंत्री चिराग बने या कोई अन्य व्यक्ति, उन्हें बस एलजेपी को प्रतिनिधित्व देना है। शायद यही वजह है कि पारस लगातार कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी को तोड़ा नहीं है और पार्टी उनके साथ ही है। ऐसे में पारस के मंत्रिमंडल में जाने की संभावनाएं दिख रही हैं। वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद भी इस घटनाक्रम में नीतीश कुमार की सक्रिय भूमिका देखते हैं, लेकिन वो इसमें बीजेपी की भी देखते हैं। बिहार में राजनीति के जातीय समीकरण को समझने वाले सुरूर अहमद कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें नीतीश की एक सक्रिय भूमिका है। उनकी पार्टी के नेताओं का बागी सांसदों से फूट के तुरंत बाद मिलना ये साफ करता है। जेडीयू नेता लल्लन सिंह कल सुबह ही बागी सांसद वीणा देवी के आवास पर पहुंचे थे। ऐसे में नीतीश जी इसमें शामिल तो थे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये पूरी तरह नीतीश कुमार की ही योजना थी, क्योंकि इस समय नीतीश कुमार की हैसियत ये नहीं है कि वो बदला लेने का काम करें और इससे उन्हें कोई फायदा भी नहीं होता दिख रहा, क्योंकि एलजेपी के पास कोई विधायक नहीं है। एक था जिसे जेडीयू में पहले ही मिला लिया गया है। ऐसे में वजह की कमी दिखाई पड़ती है। मेरी राय में ये बीजेपी की योजना पर हुआ है। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक ये भी मानते हैं कि दिल्ली में घटित हुए इस राजनीतिक घटनाक्रम के पीछे चुनावी गणित भी है। सुरूर अहमद कहते हैं कि बीजेपी बिहार के दलित वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है। बीजेपी चाहती है कि पासवान समाज को एक ऐसा नेता दिया जाए जिसे संभालना आसान हो। ऐसे में बीजेपी ने चिराग की जगह चाचा पशुपति नाथ पारस को चुना, क्योंकि इस बात की संभावना है कि चाचा और भतीजे की लड़ाई में बीजेपी बिहार का दलित वोट बैंक, विशेषतः वो समुदाय जिसके नेता रामविलास पासवान हुआ करते थे, हथियाना चाहे। इसे इस संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए कि पश्चिम बंगाल चुनाव में सिर्फ मटुआ समुदाय ऐसा था जिसने एक मुश्त बीजेपी को वोट दिया और अब बीजेपी पंजाब और उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी कर रही है। ऐसे में मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये फूट एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा है। एक तरफ बीजेपी को चिराग और उनकी महत्वाकांक्षाओं से मुक्ति मिल गई और वहीं दूसरी ओर बिहार की दलित राजनीति में भी नए अवसर पैदा हो गए। नीतीश जी को एक फायदा ये हुआ कि इस किस्से से उन्होंने कहने के लिए ही सही लेकिन चिराग पासवान से बदला ले लिया। हालांकि बीजेपी चिराग पासवान के साथ जो कुछ हुआ उसमें अपनी भूमिका होने से इनकार करती है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने बीबीसी के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इसमें कहने की कोई बात नहीं है। हमने ये चुनाव जेडीयू के साथ मिलकर लड़ा था और हम उनके साथ हैं। अब एलजेपी के अंदर क्या होता है ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो जैसा कि आपने सुना, बीजेपी ने नीतीश के लिए चिराग को क्या छोड़ दिया है। रिपोर्ट सुना रही थी गुरप्रीत सैनी और इस खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद घोटाले का मामला उलझता ही जा रहा है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने इस मामले में लगातार सफाई भी दी है, लेकिन अभी कई सवाल ऐसे हैं जो उलझे हुए हैं और जमीन खरीद घोटाले के आरोप जस के तस हैं। सुनिए अयोध्या से समीरात्मज मिश्र की रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि मंदिर को वास्तुशास्त्र के अनुसार भव्य बनाने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र काम कर रहा है। तीर्थ क्षेत्र का निर्णय है कि जिनको खरीदा जाएगा ऐसे सब व्यक्तियों को पुनर्वासित भी किया जाएगा। इसी उद्देश्य से अयोध्या में रेलवे स्टेशन और सड़क के मार्ग पर बाग बिजेसी नाम के क्षेत्र में 1.20 हेक्टेयर भूमि का चयन किया। इस भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी अनेक प्रकार के अनुबंध हुए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने स्पष्ट किया कि ट्रस्ट ने
अयोध्या में जो जमीन ली है वो पूरी तरह से कानूनी तरीके से ली गई है। लेकिन इस मामले में अब कई और तथ्य भी सामने आ रहे हैं। अयोध्या के बाग बीजेसी स्थित जिस जमीन को सुल्तान अंसारी और हरिमोहन तिवारी से ट्रस्ट ने खरीदी है वो दरअसल वक्फ बोर्ड की जमीन रही है और अब तक उसका मुकदमा चल रहा है। वहीद अहमद उस परिवार के व्यक्ति हैं जिनके पूर्वजों ने इस संपत्ति को वक्फ किया था और बाद में ये जमीन आपसी विवाद के चलते अदालती कार्रवाई में फंस गई। वहीद अहमद कहते हैं कि ये जमीन साल 2009 से ही विवादित है। ये प्रॉपर्टी 2009 से ही विवादित रही है और अभी तक विवादित है, जो कि 2017 में इन लोगों ने बैनामा लिया था और 10 अप्रैल 2021 तक इनकी दाखिल खारिज नहीं हो पाती है। जब राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट इसको बैनामा से बैनामा ले लेता है कुसुम पाठक खरीज पाठक से। वक्फ बोर्ड के साथ जमीन के विवाद की बात अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय भी स्वीकार करते हैं, लेकिन उनके मुताबिक ये पुरानी बात है। उपाध्याय कहते हैं, जिससे जमीन ली गई है उसके पिताजी के नाम 2011 से एग्रीमेंट था, फिर रिन्यूअल हुआ, कुछ विवाद था, उस नाते से मामला सलट नहीं रहा। फिर 19 में उनका एग्रीमेंट हुआ, फिर जाके ट्रस्ट से बात हुई, क्योंकि ट्रस्ट तो जिसके नाम जमीन होगी उसी को पैसा देगा। जब ऑनलाइन पैसा दिया तो ट्रस्ट की कोई भूमिका इसमें थी ही नहीं, जो सहमति के आधार पर उससे पहले सहमति हुई। ऋषिकेश उपाध्याय ये नहीं बताते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन हरीश पाठक के पास कैसे आ गई, जिनसे उन लोगों ने खरीदी जिनसे ट्रस्ट ने खरीदी है। ट्रस्ट के सचिव अनिल कुमार मिश्र और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जमीन खरीद में गवाह भी हैं। वहीं पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी नेता पवन पांडे कहते हैं कि जमीन के इस खेल में कई लोग शामिल हैं और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मामला तो तब उठाइए कि जब 18 मार्च को एक जमीन का बैनामा 2 करोड़ रुपए में होता है और उसके गवाह के रूप में ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी रहते हैं और मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी, और उसी के 6-7 मिनट के बाद उस जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ट्रस्ट कराता है 18.5 करोड़ रुपए में, और उसमें भी गवाह रहते हैं मेयर और ट्रस्टी अनिल मिश्रा। तो ऐसा क्या हुआ कि 5 मिनट के अंदर 2 करोड़ रुपए की जमीन सीधे 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। और सबसे बड़ी बात है जो ये बता रहे हैं, जो चंपत राय जी ने पेपर जारी किया कि कई वर्षों का मामला है, तो इस कई वर्षों में कई एग्रीमेंट हुए हैं। तो ट्रस्ट को ये भी जारी करना चाहिए कि कितने एग्रीमेंट हुए हैं, कितनी जमीन के लिए हुए हैं, कितने पैसे पर हुए हैं, तो भ्रष्टाचार पूरा खुल के सामने आएगा। बाग बीजेसी स्थित ट्रस्ट की ओर से खरीदी गई जिस जमीन पर विवाद हो रहा है वो निर्माणाधीन राम जन्मभूमि मंदिर से काफी दूर है। इसके आसपास कब्रिस्तान हैं और वक्फ बोर्ड की कई अन्य जमीनें भी हैं। अयोध्या के रहने वाले कई लोगों का कहना है कि आसपास और लोगों को भी अपनी जमीनें ट्रस्ट को बेचने का दबाव बनाया जा रहा है। समीर आत्मज मिश्र, BBC, अयोध्या। और इस बीच रजनीश यादव लिखते हैं कि चिराग को दिल्ली के बजाय पटना में रहकर बिहार की राजनीति को समझने की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने की ज़रूरत है, ऐसा लिखा है रजनीश यादव ने। सुरेश अग्रवाल लिखते हैं कि सामरिक व्यापारिक दृष्टि से अकेला चीन पूरे विश्व पर भारी पड़ सकता है, ऐसा मानना है सुरेश अग्रवाल का। बात अब पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जारी कथित हिंसा और दल बदल कानून के मुद्दे पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने के लिए विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पार्टी के 50 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे थे। लेकिन उस प्रतिनिधि मंडल में ध्यान देने वाली बात यह है कि बीजेपी के 24 विधायकों की गैर हाजिरी ने उनकी तृणमूल कांग्रेस में वापसी की अटकलों को तेज कर दिया है। इसके बाद राजनीतिक हलकों में ये सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि इन विधायकों की गैर हाजिरी अपने कुनबे को एकजुट रखने के लिए जूझ रही बीजेपी के लिए कहीं खतरे की घंटी तो नहीं है। कोलकाता से प्रभाकर मणि तिवारी की ये रिपोर्ट सुनिए। शुभेंदु के नेतृत्व वाले बीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ 3 दिनों के दौरे पर मंगलवार सुबह ही दिल्ली चले गए। जानकारों के मुताबिक वे वहां प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर बंगाल की जमीनी परिस्थिति के बारे में उनको जानकारी देंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मुकुल राय के अपने पुत्र के साथ टीएमसी में वापसी के बाद कई और नेताओं के पाला बदलने की अटकलें तेज हो गई हैं। अब ताजा मामले ने इन अटकलों को और मजबूती दे दी है। टीएमसी के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष पहले से ही दावा करते रहे हैं कि बीजेपी के 30-35 विधायक और सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं। हाल में सोनाली गुहा से लेकर राजीव बनर्जी तक कई नेता वापसी की गुहार लगा चुके हैं। इसके अलावा बीरभूम से हुगली तक सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी कथित गलतियों की माफी मांगकर घर वापसी कर चुके हैं। ऐसे में शुभेंदु के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में एक साथ 24 विधायकों की गैरहाजिरी ने पार्टी के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है।
इस मुद्दे पर पार्टी में गंभीर विमर्श भी शुरू हो गया है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे पर खुद को मजबूत दिखाने के प्रयास कर रही है। पार्टी के नेता मनोज तिग्गा कहते हैं कि पहले कोविड की वजह से उपजी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हम 30 विधायकों के साथ ही राजभवन जाने वाले थे, लेकिन धीरे धीरे विधायकों की तादाद बढ़कर 50 तक पहुंच गई। उनका दावा है कि पार्टी के सभी विधायकों को इसमें शामिल होने का न्योता नहीं दिया गया था और कुछ लोग कोरोना की वजह से नहीं पहुंच सके। लेकिन दूसरी ओर टीएमसी ने इस मुद्दे पर बीजेपी का मखौल उड़ाते हुए कहा है कि सरकार पर हमला करने और दल बदल कानून को लेकर सक्रियता दिखाने से पहले उसे अपना घर संभालने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन आखिर गैर हाजिर रहने वाले विधायकों की क्या दलील है? कम से कम 2 विधायकों ने कहा है कि वे खराब स्वास्थ्य की वजह से कोलकाता नहीं पहुंच सके। उत्तर 24 परगना जिले के बागदा के विधायक विश्वजीत दास कहते हैं कि अचानक तबीयत खराब होने की वजह से ही मैं कोलकाता नहीं जा सका, कोई और बात नहीं है। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी है कि दास को मुकुल राय का करीबी माना जाता है। इसी तरह नदिया जिले के रानाघाट दक्षिण सीट के विधायक मुकुटमणि अधिकारी कहते हैं कि मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया था कि निजी वजहों से जाना संभव नहीं होगा। वैसे बीजेपी नेताओं के एक गुट का मानना है कि इन विधायकों के गैर हाजिर रहने की एक वजह यह भी हो सकती है कि वे शुभेंदु को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के बाद से ही केंद्रीय नेताओं की नजरों में शुभेंदु की अहमियत काफी बढ़ गई है। बीते सप्ताह अचानक दिल्ली दौरे पर गए शुभेंदु ने वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। उनके दौरे के बारे में पूछने पर तब प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा था कि शुभेंदु दिल्ली क्यों गए हैं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। इससे साफ है कि प्रदेश संगठन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब शायद शुभेंदु को तवज्जो मिलने की वजह से पार्टी के पुराने नेताओं में कुछ नाराजगी है। शायद यही वजह है कि एक बार फिर दिलीप घोष को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा जोर पकड़ रही है। हालांकि घोष का दावा है कि इस बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। घोष चूंकि संघ की पृष्ठभूमि से आए हैं, इसलिए बीजेपी नेताओं के एक गुट का कहना है कि फिलहाल उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाना संभव नहीं लगता। वैसे लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने बाबुल सुप्रियो के अलावा उत्तर दिनाजपुर की महिला सांसद देवश्री चौधरी को ही मंत्रिमंडल में जगह दी। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के सुगबुगाहट तेज होने के बाद एक बार फिर दिलीप का नाम चर्चा में है। कहा जा रहा है कि दिलीप को बंगाल से हटाकर केंद्रीय नेतृत्व यहां शुभेंदु के लिए रास्ता साफ करना चाहता है। शुभेंदु ने अब तक जैसी आक्रामकता का परिचय दिया है, उसमें बीजेपी को भविष्य के लिए संभावनाएं नजर आ रही हैं। खासकर मुकुल राय के टीएमसी में लौटने के बाद अब पार्टी में शुभेंदु ही भरोसेमंद नेता बच गए हैं। लेकिन पार्टी के कई नेता इस रणनीति पर सवाल उठाते रहे हैं। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैं कि आखिर शुभेंदु ने अब तक किया ही क्या है। वे जंगल महल इलाके की कम से कम 50 सीटों पर जीत के दावे के साथ पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अपने बूते महज 6 सीटें ही दिला सके। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को हराना ही उनकी एकमात्र उपलब्धि रही है, लेकिन कहां तो वे 50,000 वोटों के अंतर से जीत का दावा कर रहे थे और कहां किसी तरह 1,000 से कुछ ज्यादा वोटों से ही जीत सके। ऐसे में शुभेंदु पर दांव लगाना केंद्रीय नेतृत्व के लिए महंगा साबित हो सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षक समीरन पाल कहते हैं कि टीएमसी के दावों को ध्यान में रखें तो बीजेपी प्रतिनिधिमंडल से 24 विधायकों की गैरहाजिरी काफी अहम है। अगर कोरोना ही इसकी वजह थी तो प्रतिनिधिमंडल में 5-7 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अगर यह शक्ति प्रदर्शन